कंकरीले पत्थर, उबड़ खाबड़ रास्ते, खट्टी मीठी बातें सुनते सुनाते, घर को पीठ पर लादे रेलवे पुल पर खड़ी हूँ, भर देना चाहती हूँ जीवन को खुशियों से, तंग आ चुकी हूँ खिड़की से आसमान देखते देखते। नमस्कार, मैं आशा विभाकर खुला आकाश कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा खुला आकाश कार्यक्रम महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को उठाता है और उनका समाधान ढूंढते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महिला कामगारों से जुड़ी समस्याओं के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। और आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आमंत्रित हैं डॉक्टर शरद कुमारी जी, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं एक्शन एड एसोसिएशन में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम खुला आकाश कार्यक्रम में। नमस्ते। और मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मौजूदा भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में महिला कामगारों की दशा कैसी है या उनके हालात कैसे हैं? देखिए, जब महिला कामगारों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पूरे समाज में अभी भी ये नज़रिया नहीं बन पाया है कि महिला को हम एक वर्कफोर्स के रूप में स्वीकार कर सकें। और उस नज़रिए से जो आपने भूमंडलीकरण और उदारीकरण की बात कही है, इसने निश्चित रूप से जो महिला कामगार जो पहले से ही चुनौतियों के साथ काम कर रही थी, वो और भी ज़्यादा चुनौतियों से घिर गई हैं। और इस परिस्थिति में अगर हम माने, आज हम जिस दौर में खड़े हैं, कोविड-19 के जो पूरे महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं, तो ILO की बात अगर हम माने और बाकी जो हमारे जो विश्व आर्थिक मंच है उसकी बात अगर हम माने, तो लगातार वर्कफोर्स में महिलाएं घट ही रही हैं और उनकी जो चुनौतियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन शरद मैम, अगर देखा जाए तो उनका योगदान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से। देखिए, महिला कामगारों की बात जो मैंने कहा कि जब महिला आधी आबादी हम उसे मानते हैं, तो आधी आबादी अगर चुपचाप बैठी रहेगी, यहाँ पर हम महात्मा गांधी को इस कोट में देख सकते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और उन्हें जब महसूस हुआ कि आधी आबादी तो ये लड़ाई लड़ ही नहीं रही है, वो घरों में है, तो पहली बार उन्होंने भारत में महिलाओं को सड़कों पर निकाला। तो उस नज़रिए से आज अगर हम इस चीज़ को देखें कि जो महिलाओं को कामगार के रूप में स्वीकार करना, तो न तो अभी परिवार उस रूप में स्वीकार कर पा रहा है, न समाज स्वीकार कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने जो व्यवस्था है, सरकारें भी उस रूप में शायद पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही हैं कि देश का जो आर्थिक विकास है उसमें महिला कामगारों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इसे समझने की ज़रूरत है, और इसे चूंकि रेखांकित कभी नहीं किया गया। जो हमारे सेंसस में जो होता है, जो स्टैटिक्स बनते हैं, वो लिंग आधारित स्टैटिक्स नहीं बन पा रहे हैं, और इस कारण से क्या है कि महिला कामगारों के महत्व को सही तरीके से लोग समझ नहीं पा रहे। तो दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान में महिला कामगारों और महिला श्रमिकों का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। देश के असंगठित क्षेत्रों में लगभग 42 करोड़ श्रमिक काम करते हैं दर्शकों, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 1/3 से भी ज़्यादा है। यानी कि दायित्व के सीमित दायरे से बाहर निकलकर महिला कामगार तरक्की का एक नया संसार रच रही हैं, और साथ ही साथ उद्यमिता और तकनीकी कुशलता में भी सफलता प्राप्त कर रही हैं। लेकिन उनकी यह सफलता उन्हें कहां तक ले जाएगी, इसके बारे में भी जानते हैं शरद मैम से। शरद मैम, कृषि की बात करें या असंगठित क्षेत्रों की बात करें, महिला कामगारों के योगदान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि अभी खुद आपने ही कहा है कि 1/3 से ज्यादा उसमें महिलाएं ही कामगार हैं जी। और लेकिन वो जितना बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी उस हिसाब से माहौल नहीं बना है अभी तक। उस हिसाब से हमारी तैयारी नहीं है कि जो हमारी महिला कामगार आती हैं काम करने, उनको हम किस प्रकार से सपोर्ट करें कि बेहतर परिणाम, बेहतर प्रदर्शन वो हो सके। और इसमें अगर हम महिला वर्कर की चुनौतियों की बात करें, कामगारों की, तो सबसे पहले तो परिवार के अंदर अगर हम उनको उनके काम को प्राथमिकता देते हैं, या समाज में भी, कि परिवार की देखभाल, बच्चों की देखभाल, मतलब जो रिप्रोडक्टिव वर्क्स हैं,
पुनर्उत्पादन के वर्क हैं, उनके को ही मानते हैं महिलाओं का पहला काम। और उत्पादन के काम में जहाँ महिलाएं जुड़ती हैं उसको हम उनका दूसरा काम मानते हैं। और जो रिप्रोडक्शन वर्क है उसमें हम कोई उनकी सहायता नहीं करते हैं। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं, देखिए परिवार को भी जरूरत है कि उनका जो है कि बेहतर हो, तो वो चाहते भी हैं कि महिला काम करने जाए, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए उनके पास जो सहयोग होना चाहिए वो नहीं करते हैं। समाज को भी लगता है कि जरूरत है, जो काम की जगह है, जो कार्यस्थल है, उन कार्यस्थलों को भी महिला मजदूरों की जरूरत है, महिला कामगारों की जरूरत है। लेकिन महिला कामगार उनके यहाँ बेहतर काम कैसे कर सकें, उसको वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और उनके हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं बना पाते हैं। और इस कारण से क्या है कि उनकी उपयोगिता तो बहुत है, सब समझ भी रहे हैं, लेकिन उसको हमेशा सेकेंडरी मानते हैं कि ये शायद इनका दूसरा काम है। और इस कारण से उनके लिए जो माहौल तैयार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसको अगर हम उदाहरण के रूप में समझें, जैसे घर के अंदर जो काम का बंटवारा है, तो महिलाएं अगर घर के बाहर जा रही हैं काम करने या घर के अंदर रहते हुए, क्योंकि बहुत सारी महिला कामगार जो असंगठित क्षेत्र में वो होम बेस्ड वर्कर भी हैं, तो बहुत सारे काम घर पर रह के करती हैं, जैसे बीड़ी बनाना, जैसे सब्जियों को की पैकिंग करना या कपड़ों में बटन लगाना, कंपनी से कपड़े आते हैं तो बहुत वर्कर के रूप में वो काम करती हैं। तो घर के अंदर या बाहर जाते उनके उस काम के दौरान उनके घर जो उनका पुनरुत्पादन का उनको सहायता मिलनी चाहिए, बच्चों के देखभाल में या घर में खाना बनाने के काम में या घर को संभालने के पूरे काम में, वो उनको घर में नहीं मिलता है। जब वो बाहर अगर कहीं जा रही हैं काम करने, तो उनके लिए परिवहन की जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि प्रारंभ से अभी पिछले एक में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बेटियां साइकिल चलाने लगी हैं, तो अगला जनरेशन भले थोड़ा आत्मनिर्भर हो, लेकिन अभी जो स्थिति है कि बड़ी संख्या में अभी भी महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन की जरूरत है। तो उनके कार्यस्थल पर जाने के लिए परिवहन की जो व्यवस्था होनी चाहिए, कार्यस्थल पर जहां वो पहुंच रही हैं वहां उनके लिए एक कॉमन रूम, जहां की या कोई ऐसी कॉमन जगह जहां वो थोड़ा आराम कर सकें, जहां उनके लिए जो शौचालय या पेशाब घर की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। उनके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो या तो घर में व्यवस्था हो कि उन बच्चों को कोई रख रहा है, वो भी नहीं मिलता है कई बार सही से, या जो कार्यस्थल अगर दूर है तो वहां पर क्रेच की व्यवस्था होनी चाहिए। ये संगठित क्षेत्र में तो बजाते कानून में है, यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्र में मनरेगा के कानून में भी क्रेच की व्यवस्था है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पा रहा है? ये बहुत गौर करने की जरूरत है। और वही कारण है, चूंकि महिलाओं का एक बड़ा एज ग्रुप चला जाता है बच्चों के पालन पोषण में, जो सबसे नौजवानी का उम्र है, काम करने का उम्र है, वो बच्चों के पालने में जाता है। उस समय जो उनको क्रेच की व्यवस्था मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो ये सारी चीजें, उनकी उपयोगिता को हम समझ तो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो एक माहौल तैयार करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि एक माहौल जो है वह नहीं बन पा रहा है दर्शकों। और जैसा कि शरद मैम भी बता रही हैं कि देश की सर्वोच्च कंपनियों से लेकर खेती किसानी में भी महिलाएं अपने काम का लोहा मनवा रही हैं और उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। वर्तमान तो हर महिला कामकाजी होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, फिर बात शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो। उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन हर महिला यह भी जानती है कि उनके सामने दोहरी चुनौतियां हैं, दोहरी समस्याएं हैं, दोहरी जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए उन्हें आगे बढ़ना है और सफलता भी पानी है। शरद मैम, ये तो बात हुई तस्वीर के एक पहलू की। यदि इसके दूसरे पहलू को हम देखते हैं तो क्या यह सच है कि महिला कामगारों को हर दिन नई नई चुनौतियां या नई नई समस्याएं देखनी पड़ती हैं? निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि एक तो अगर वो बाहर काम करने जा रही हैं तो परिवहन के दौरान विभिन्न प्रकार की दिक्कतें होती हैं। अगर सही नहीं उनको जाने का साधन नहीं मिला तो उस कारण से अपने कार्यस्थल पर समय से नहीं पहुंचना, फिर वहां टॉर्चर होना, रास्ते में छेड़खानी या अन्य प्रकार के यौन उत्पीड़न का मामला का एक भय बना रहता है, समय से घर पहुंचने का एक सुरक्षा का अभाव, सुरक्षा का जो मामला है रास्ते में। उसके बाद जब वो ऑफिस पहुंचती हैं या जो उनका कार्यस्थल है असंगठित क्षेत्र में वहां पहुंचती हैं, वहां जो मैंने जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, कि हो सकता है कि वो महिला कामगार पीरियड्स में हो तो उनके लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो अपने आप संभाल सकें, या उनके साथ छोटे बच्चे हों तो उनके लिए क्रेच की व्यवस्था हो, या फिर कई बार जो काम के स्थल है वहां भी
उत्पीड़न का मामला, जिसको लेके कानून ऑलरेडी बना हुआ है। 2013 में भवरीबाई के केस से शुरू होके फाइनली 2013 में ये कानून बन चुका है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से उनकी रक्षा होनी चाहिए। और ये संगठित क्षेत्र के लिए है बजाते और असंगठित क्षेत्र के लिए भी जिला स्तर पर कमेटियां बनी हुई हैं, लेकिन उन कमेटियों की जानकारी तक नहीं है, या इस कानून तक के बारे में हमारी महिलाओं को या जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनको नहीं मालूम है कि इस तरह के कानून है कि हमें अपने जो महिला श्रमिक हैं उनको एक ऐसा माहौल, सुरक्षित माहौल देना है कि वह स्वतंत्र होकर खुले मन से काम कर सकें। कार्यस्थल पर कई बार उनके साथ छेड़खानी का मामला होता है, कई बार उनको कहा जाए उनके वेतन रोक लिए जाते हैं, उनसे ब्लैकमेलिंग एक तरह का कि अगर तुम हमको सेक्स का फेवर नहीं दे रही हो, तुम हमसे इस तरह की दोस्ती नहीं कर रही हो तो तुम्हारी पदोन्नति नहीं होगी, तुम्हारा वेतन रोक लिया जाएगा, या अन्य भी विभिन्न प्रकार से ऐसी खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। तो इस तरह की चीजों का उनको सामना करना पड़ता है। और ये जो है एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं का वर्कफोर्स से बैक होना। चुनौतियां तो हर कदम पर है महिलाओं की। और तो जो मैंने कहा कि घर में जब एक नौजवान लड़की काम करने निकलती है तो हिम्मत करके काम कर रही थी, जैसे ही उसकी शादी है, बच्चे होते हैं, तो पहली रुकावट वहां से शुरू होती है कि बच्चों की देखभाल को लेके उसके लिए व्यवस्था न घर में हो पाती है, न कार्यस्थल पर हो पाती है, वहाँ वर्कफोर्स हमारा जाता है। उसके बाद भी अगर वो हिम्मत करके जाती है तो जो कार्यस्थल पर उसको माहौल मिलना चाहिए। जैसा कि हमने कहा, यहाँ तक कि बैंकों में मेरे पास उदाहरण है कि बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं वहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था अलग से नहीं है। सोचिए उसको 10 से 5 बैठना है। तो जब संगठित क्षेत्र में यह स्थिति है तो असंगठित क्षेत्र में क्या होगा कि जो ईंट भट्टे पर काम करने जा रही हैं, जो सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने जा रही हैं, या जो फेरी लगाने वाली महिलाएं हैं, तो इस तरह की महिलाओं के लिए कहाँ कौन सी व्यवस्था है कि वो दिन भर सड़कों पर रह के काम कर सकें या मार्केट में रह के काम कर सकें। जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं उसमें जो महिलाएं काम करती हैं, ब्यूटी पार्लर्स में काम करती हैं, अन्य दुकानों में काम करती हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि एक शौचालय उनके लिए हो सके, या उनके बच्चों की देखभाल के लिए कोई सार्वजनिक क्रैश नहीं है कि एक खास एरिया में क्रैश है जहाँ कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को पूरे विश्वास के साथ रख सकें। और इसके बाद जो सबसे कठिन चीज होती है, जो मैंने कहा यौन प्रताड़ना का जो पूरा मामला है, ये यौन प्रताड़ना को हम सिर्फ बलात्कार से न देखें, ये विभिन्न प्रकार से महिलाओं से सेक्स फेवर की बात की जाती है, उनके साथ भद्दे मजाक किए जाते हैं, उनके हर काम के एंगल को औरत के नजर से देखा जाता है। आप देखेंगे कि पत्रकारिता तक के क्षेत्र में कई बार में जो सॉफ्ट डेस्क और हार्ड डेस्क कहा जाता है, तो अरे ये महिलाएं हैं तो उनको सॉफ्ट डेस्क पर बिठाया जाता है। मैं उदाहरण के लिए दे रही हूँ। तो सोचिए कि जहाँ सारी प्रगति की चर्चा होती है, बात होती है, वहाँ भी जब ये मानसिकता है तो अन्य ऑफिस में या अन्य जो काम के स्थल हैं तो वहाँ महिलाओं को किस नजरिए से देखा जाता होगा। तो दर्शकों, यह सच है कि एक महिला कामगार का जीवन चुनौतियों भरा होता है। एक महिला कामगार की जो पहचान है वह चुनौतीपूर्ण होती है और उन्हें हर स्तर पर तथा हर क्षेत्र में कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि अभी शरद मैम भी बता रही हैं। शरद मैम, एक तरफ अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं, सफलता का परचम लहरा रही हैं। दूसरी तरफ, जैसा कि आप भी अभी बता रही हैं कि महिलाओं को हम देखते हैं तो महिला कामगार हो या महिला श्रमिक हो, वह संघर्ष करती हुई दिख रही हैं अपनी पहचान के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? अभी जो कोविड-19 के बाद अगर हम माने कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो कहता है कि मात्र 19% महिलाओं का रोजगार का दर रहा, 70 लाख महिलाओं ने अपनी नौकरियां खोई हैं। ये मैं संगठित क्षेत्र की बात कर रही हूँ। तो सोचिए असंगठित क्षेत्र में जो लॉकडाउन लगा, आप काम कार्यस्थल पर नहीं जा रहे हैं, काम बंद हो गई, तो चुनौतियां तो और बढ़ गई हैं अभी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद मुझे अभी भी एक राह दिखती है कि ठीक है, हम पूरी तरह नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, लेकिन समझने तो जरूर लगे हैं कि महिलाओं को काम पर जाना चाहिए। ये परिवार भी आज समझ रहा है और सरकारें तो निश्चित रूप से समझ रही हैं, लेकिन जितनी तेजी से काम होना चाहिए, जो नीतियां बननी चाहिए महिलाओं को एक सुरक्षित और काम का एक जो बेहतरीन माहौल देने के लिए, उसमें और ज्यादा करने की जरूरत है, मुझे लगता है। और इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि खुद हमारे देश में उदाहरण भरे पड़े हैं।
आप मणिपुर में अगर जाएंगे, चूंकि जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे देश का हिस्सा, वहाँ थोड़ा महिलाओं को डिग्निटी को लेके ज्यादा कॉन्शसनेस रहा है प्रारंभ से। तो वहाँ देखेंगे जो महिलाएं काम करती हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन जो एक वहाँ मार्केट है, वो सिर्फ महिलाओं का मार्केट है। तो जो मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो होम बेस्ड वर्कर हैं या कई बार घरेलू उत्पादन करती हैं महिलाएं विभिन्न प्रकार के, तो चीजों को मार्केट में ले जाने के लिए वो दलाल का सहारा लेती हैं, है ना। और जितनी उनकी मेहनत है वो पैसा नहीं आता है। और कई बार या फिर अपने यहाँ आप देखती होंगी जी, सब्जियां माथे पर लेके महिलाएं बेचने जाती हैं या सब्जी मार्केट में, तो वहाँ जहाँ 50 पुरुष बैठे हैं वहाँ अगर एक महिला बैठी है, 4 महिला बैठी है, तो वो उनको एक सफोकेशन जो कहते हैं, उनको सही वो माहौल नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है। तो वो जो मणिपुर के बाजार की मैंने चर्चा की कि महिलाओं के लिए एक बाजार, तो मुझे लगता है कि अपने बिहार में भी हमारी सरकार को निश्चित रूप से इस पॉलिसी पर काम करना चाहिए कि हर जिले में कम से कम शुरुआत हो कि एक मार्केटिंग जोन महिलाओं का होना चाहिए, जहाँ की इस तरह की महिलाएं अपने प्रोडक्ट को लेके आ सके, निर्भीक हो के उनके लिए वहाँ व्यवस्था हो कि वो मार्केट में अगर सुबह से शाम बैठती हैं तो उस मार्केट में क्रेच की व्यवस्था हो, उस मार्केट में शौचालय की व्यवस्था हो और वहाँ स्वतंत्र होकर महिलाएं अपने प्रोडक्ट को लेके बेच सकें। तो इस तरह का माहौल बनाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से ये हमारे जो जीडीपी में महिलाओं का सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम अगर आगे बढ़ के उनका सहयोग नहीं करेंगे, हम उनको अगर ऐसा माहौल नहीं देंगे, काम नहीं कर सकेंगे। मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहती हूँ। झारखंड में भी वहाँ का कल्चर और हमारे बिहार के कल्चर में थोड़ा सा फर्क है। महिला कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, समान पारिश्रमिक दी जाए, उन्हें अवकाश, मातृत्व लाभ और कानूनी सहायता प्रदान की जाए और साथ ही साथ कार्यस्थल पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका भी होना आवश्यक है। जी हाँ दर्शकों, और शरद मैम, यदि अधिकारों की बात करें तो स्त्री पुरुष दोनों को समान आजीविका का अधिकार प्राप्त है, यानी समान कार्य के लिए समान अधिकार, समान मजदूरी। लेकिन क्या इस पर भी अमल होता दिख रहा है? निश्चित रूप से ये आपने सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ रखी है कि अभी बिल्कुल ताजा अनुभव है कि अभी भी अगर हम कृषि क्षेत्र में चले तो समान उनको जो है उनका पारिश्रमिक उनको नहीं मिलता है। धान रोपने के लिए अभी भी पुरुषों को अगर 10 किलो अनाज मिलता है तो महिलाओं को 5 किलो। मैं ये अभी जो जून जुलाई बीता है 2021 का, उसमें हम लोगों ने गया जिले में जो हमारे एक्शनेट के साथियों ने मिलके जो महिला साथी हैं उनके साथ बातचीत की और तब महिलाओं ने आगे बढ़ के जब अपने एम्प्लॉयर से बात की तब फिर जाके उन्हें मिल पाया। यहाँ तक कि मनरेगा में दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जिस मनरेगा में स्पष्ट लिखा है कि उस सभी को बराबर वेतन मिलेगा, वहाँ भी चूंकि बहुत सारी चीजें कागज से इतर भी होती हैं, वहाँ भी महिलाओं को, पुरुषों को 300 मिल रहा है तो महिलाओं को 200 मिल रहा है। तो ये स्थिति हर जगह है कि महिलाओं को समान रूप से पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि जो मैंने प्रारंभ में बात कही ना, कभी उनको हम दूसरे दर्जे का कामगार मानते हैं कि शायद ये एडिशनल वर्क कर रही है और इस नजरिए से हम महिलाओं को काम का जो उनका मूल्य है वो उनको नहीं दे पाते हैं। दूसरी जो इसको इस नजरिए से भी हम देख सकते हैं कि हम मानते हैं कि महिला से को एक ये भी हमारे अंदर ना पूर्वाग्रह है कि शारीरिक रूप से महिलाएं कमजोर होती हैं। जो महिला मैंने एक लेबर पेन, जो बच्चे को जन्म देने के लिए लेबर पेन जो होता है, माना जाए उसका जो ग्रेडिंग की माना गया है कि कितना तेज दर्द होता है, उस दर्द को सहती है लगातार। जो इस तरीके से काम, धान रोपने में जो उसकी कमर का दर्द, आप एग्रीकल्चर में खासकर अगर जाएं तो जो उसका सपोर्टिंग वर्क है, महिलाओं को हल चलाने नहीं मिलता है, फिर यहाँ पूर्वाग्रह है। लेकिन एग्रीकल्चर का जितना भी महत्वपूर्ण काम है, कटाई, निकाई, गुड़ाई, उससे जुड़ा पशुपालन, है ना, सफाई, उसका भंडारण, सारा कुछ महिलाएं करती हैं। लेकिन महिलाओं को आज तक हमने किसान का दर्जा नहीं दिया। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी सोच है कि कृषि के लगभग हर काम में महिलाएं बराबर खड़ी हैं, लेकिन हमने महिलाओं को आज तक किसान का दर्जा नहीं दिया। तो इसी प्रकार निर्माण के क्षेत्र में महिलाएं बहुत सारा काम लगातार करती हैं, हमने कभी आज मिस्त्री बनने का मौका नहीं दिया। खुशी की बात है कि उदाहरण देना चाहूंगी कि झारखंड सरकार ने अपने यहाँ स्पेशली महिलाओं को ट्रेनिंग देके रानी मिस्त्री बनाया है। लेकिन एक छोटी शुरुआत हुई है, ये शुरुआत देश के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। और अपने बिहार में निश्चित रूप से जिस प्रकार से बिहार सरकार
को मैं निश्चित रूप से यहाँ पर धन्यवाद दूंगी कि उसने 35% महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया है। जी हाँ, लेकिन उस आरक्षण के बाद उनको जो माहौल मिलना चाहिए, मुझे लगता है सरकार को अपना अगला कदम अब उस तरफ बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये संगठित क्षेत्र के लिए है ये आरक्षण। मैं अभी हमारी चर्चा हो रही है असंगठित क्षेत्र में, तो मेरे तो सरकार से ये भी निवेदन होगा कि जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, जैसा कि मैंने कहा मार्केटिंग जोन उनके लिए होना चाहिए, विमेन वर्कर हॉस्टल्स होना चाहिए। जो महिलाएं मतलब मान लीजिए कि ब्यूटी पार्लर में काम करने आ रही, मार्केट में अन्य तरीके से काम करने आ रही हैं, वो उनके लिए, कई बार अकेली महिलाओं के लिए जो खासकर सिंगल वीमेन है उनके लिए तो घर चलाना, उनके लिए नौकरी करना या उनके लिए बहुत जरूरी है कि आर्थिक रूप से वो अपने पर आए। तो उनके लिए वर्किंग वीमेन हॉस्टल हो जहां सुरक्षित रूप से वो रह सकें, क्योंकि किराए के मकान में रहना एक तो अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है, दूसरे जब एक अकेली महिला किराए के मकान में जाती है तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मामला होता है। ऐसे में अगर हर जिले में जो डिमांड है उस हिसाब से अगर वर्किंग हॉस्टल्स हो महिलाओं के लिए विशेष रूप से, तो महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए आगे ये पहलकदमी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अगर सरकारें ऐसा करती हैं, हमारी बिहार सरकार अगर ये कोशिश करती है, तो मैं मानती हूँ कि बिहार के जीडीपी में एक बहुत ही बेहतरीन उछाल आ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा शरद मैम। तो दर्शकों, जैसा कि शरद मैम भी बता रही हैं कि एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है दर्शकों कि देश में जो महिला कामगार हैं, महिला श्रमिक हैं, उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है, जबकि मजदूरी अधिनियम को संशोधित करते हुए यह तय किया गया है कि भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण में महिला श्रमिकों के साथ या महिला कामगारों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज भी महिला कामगार अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं और उन्हें कई जगहों पर लैंगिक भेदभाव, असमानता, असुरक्षा और शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है। जी हाँ दर्शकों, और शरद मैम, अक्सर ऐसा भी आता है और मैंने सुना भी है कि यदि कोई महिला कामगार गर्भवती हो जाती है तो उन्हें काम से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, ये भी बहुत ही संवेदनशील प्रश्न आपने रखा है कि निकाल दिया जाता है बहुत सारे जगहों पर। और इसमें मैं सिर्फ भारत की बात ना करूं, विदेश का भी मेरा अनुभव है। कई बार मौका मिला है और बातचीत करने का भी मौका मिला है जी। कि जो प्रगतिशील देश हैं वहां भी महिलाओं को इसलिए नौकरी में नहीं लिया जाता है कि वो गर्भवती होंगी, फिर उनको मातृत्व लाभ देना पड़ेगा, फिर वो घर की चिंता में होंगी, है ना। तो इस कारण से नौकरी में लिया ही नहीं जाता है, प्राथमिकता नहीं दी जाती है कि महिलाओं को रखने का मतलब है इन सारे झंझटों को झेलना। तो ये स्थितियां हैं और जब हो गई तो कोई ना कोई बहाने से उनको नौकरी से हटाने की भी प्रथा जो आपने कही कि है निश्चित रूप से। और अगर नहीं है, अगर हटाता नहीं है तो जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो माहौल उनको मिलना चाहिए, वो माहौल उनको नहीं मिल पाता है। जो जैसा कि हमने कहा कि जो संगठित क्षेत्र में थोड़ा बहुत इसका उपाय है भी, लेकिन असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए इसके लिए कोई भी व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। एक जननी सुरक्षा योजना है कि उस दौरान उनको कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उसको हम कह सकते हैं, कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न। तो कुछ इस तरह की योजनाएं हैं जो सामाजिक सुरक्षा का मामला है असंगठित क्षेत्र के कामगार महिलाओं के लिए, जो उनको जो मातृत्व लाभ का मामला है या फिर जो बच्चों के पालन पोषण के लिए जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। अभी आप देखिए कि पैटर्निटी लीव का तक का मामला सोचा जा रहा है और इसके ये एक बहुत बेहतरीन चीज है, पर विचार करना चाहिए। जो हमने कहा कि घर में काम का बंटवारा, कि बच्चे का पालन पोषण वो सिर्फ महिलाओं का ये काम नहीं है, उसको बंटना चाहिए। तो उस नजरिए से इन चीजों को देखा जाना चाहिए और तभी हम लोग अगर सच में घर से लेके समाज में और फिर सरकार के स्तर पर इन चीजों में अगर हम बदलाव लाएंगे, महिलाओं के लिए माहौल बनाएंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत तेजी से हमारा देश, जो विकासशील देश की बात हम बार बार अभी भी कहना पड़ता है, वो विकसित देश की श्रेणी में हम जा सकते हैं। यानी कहीं न कहीं जरूरत है कार्यप्रणाली में सुधार लाने की। बिल्कुल जी। तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है शरद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थी डॉक्टर शरद कुमारी, जो महिला कामगारों से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी दे रही थी और साथ ही साथ यह भी बता रही थी कि उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो शरद मैम की बातों को सुनने के बाद स्पष्ट है दर्शकों कि महिला कामगारों को उनका हक मिले, अधिकार मिले, इसके लिए उन्हें स्वयं ही आगे आना होगा और वह भी संगठित रूप से। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा यह कार्यक्रम? इस पर अपनी राय देने के लिए और अपने ढेर सारे पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। खुला आकाश की पूरी टीम को दे अनुमति। नमस्कार।